गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक ज़बरदस्त बड़ा चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन में। नाम है उसका कंपनी ऑडिट। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में सेक्शंस का रेंज क्या है, 139 से लेके 148, जिसको मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। इसके ऊपर कॉपी नोट्स भी संग संग रिवीजन करते जाएंगे, फटाफट याद करते जाएंगे। ये चैप्टर ना पहले लॉ और ऑडिट दोनों में कॉमन हुआ करता था, अब इसको ऑडिट से हटा दिया गया है, तो नाउ इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ लॉ सिलेबस। सीए इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लॉ में आता है, सीएमए इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लॉ में नहीं, उनके ऑडिट में आता है। ठीक है, इस चैप्टर का एक अंश सेक्शन नंबर 143, वो भी पूरा नहीं थोड़ा, वो ऑडिट सब्जेक्ट में भी है, पर ये पूरा चैप्टर अब सिर्फ लॉ में, ऑडिट में नहीं है। चैप्टर का नाम कंपनी ऑडिट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिलेटिव का मतलब क्या होता है सर? मेंबर्स ऑफ HUF, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड, फादर से लेके सन तक के अंदर स्टेप लोग भी, सौतेले भी इंक्लूडेड हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है, हटाओ सेक्शन। यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। ओके, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर याद करना है हम लोगों को थोड़ा एक बार। 139 किस चीज़ का सेक्शन है? अपॉइंटमेंट का। 140 किस चीज़ का है? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन का। 141 किस चीज़ का है? डिसक्वालिफिकेशंस का। किसका? डिसक्वालिफिकेशन की। फॉलोइंग पर्सन्स आर डिसक्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 142 छोटा सा रेम्यूनरेशन का। 143 ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, बड़ा सेक्शन है। 144 नेगेटिव लिस्ट। आप अगर किसी कंपनी के ऑडिटर हो तो उस कंपनी में या उसके ग्रुप कंपनी में एडो एम्स, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज नहीं दे सकते। 145 6 7 छोटा सा पेनल्टी का मास्टर सेक्शन 147, और फिर 148 तो सीए से नहीं सीएमए से कनेक्टेड, इसका नाम है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, इधर तो यहां से चालू हो गया मेरा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। आप ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हो, उसमें कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, हु विल प्रपोज द नेम ऑफ द ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एसी मतलब ऑडिट कमेटी। आफ्टर कंसिडरिंग 3 फैक्टर्स QED, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस। स्टेप 2, जिस ऑडिटर को आप प्रपोज कर रहे हो अपॉइंट करने के लिए, उससे पहले एक 4 पॉइंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। 4 पॉइंट्स में क्या क्या आएगा? कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसका सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा, उसका अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द एक्ट होगा, उसके खिलाफ जितने भी पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस चले उसका लिस्ट, ये उससे 4 पॉइंट सर्टिफिकेट लेके रखोगे। स्टेप नंबर 3, AGM में OR पास होगा एंड हिल बी अपॉइंटेड। व्हाट विल बी द टेनर? टिल द, याद करने के लिए, टिल द कंक्लूजन ऑफ, बस ऐसे बोलेंगे अपने, विल नॉट से 5 years, सिंपल, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। और अपॉइंटमेंट से 15 दिन के अंदर कंपनी ROC के पास एक फॉर्म जमा करेगी जिसका नंबर क्या है? ADT 1। इस चैप्टर में कितने फॉर्म्स है? 4 हैं। ADT 1 2 3 4। कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग से 4 फॉर्म है, CRA 1 2 3 4। ठीक है, अभी ऑडिट की बात करते तो ADT 1 2 3 4। ADT 1 किस चीज़ का होता है? अपॉइंटमेंट का, और उसी में जमा करेगा कंपनी 15 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं। फिर ये क्या है? रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड। बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े मतलब सर लिस्टेड 10 50, या तो लिस्टेड कंपनी है, या पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 10 करोड़, या फिर प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, या फिर एनी टाइप ऑफ कंपनी नॉट फॉलोइंग इन द अबव बट हैविंग बोरोविंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ऑडिटर है वो परमानेंटली नहीं पाल सकते, रोटेशन कराना पड़ेगा। इंडिविजुअल सीए का रोटेशन कितना होता है? 5 years का एक टर्म, फिर 5 years का कूलिंग पीरियड। और अगर सीए फर्म है तो 5 years का 2 टर्म, फिर 5 साल का एक कूलिंग पीरियड। बहुत बढ़िया। कूलिंग पीरियड के दौरान वो कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएटेड होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CAG। कौन करता है? CAG। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या? 2 का 45 है कि उससे ज़्यादा है? सर उससे ज़्यादा है। बोला एनी कंपनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय CAG। फिर ये तो एक कंपेरिजन चार्ट मैंने पढ़ाया था, वो कुछ नहीं है। अब यहाँ से सेक्शन नंबर चालू हो गया, इंट्रोडक्शन वगैरह में दे दिया, यहाँ से सेक्शन पे आओ जल्दी। ठीक है, वही 4 स्टेप्स ऑफ अपॉइंटमेंट पहले लिखे हुए रहेंगे। ACBOD विल प्रपोज द नेम ऑफ अ CA आफ्टर कंसिडरिंग 3 फैक्टर्स QED, उससे 4 पॉइंट का सर्टिफिकेट लेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे AGM में OR पास करके टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, और 15 दिन के अंदर AD1 जमा होगा। अगर AGM में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट नहीं होता देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू फॉर द टेम्पोररी पीरियड। ठीक है, फिर रोटेशन कौन सी कंपनी में होता है? लिस्टेड 10 50 50, ये रहा हर डब्बा प्रॉपर्ट जो मैं बोला था ना, लिस्टेड 10 50 50, पूरा पढ़ लो यार।
सिर्फ इन कंपनीज में रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड होता है, हर कंपनी में रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड नहीं होता। वेरी गुड। रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड को लेके 3 एक्सप्लेनेशन है। मैंने क्या लिखा है बगल में, येलो, बोर्ड पे ताको। ठीक है सर, पहुंच गए। ऊपर क्या लिखा है, रोटेशन एंड कूलिंग। एक्सप्लेनेशन 1, एक सीए है जो कॉमन पार्टनर, उसने 2 फर्म खोल रखा है, तो एक फर्म के थ्रू 5 साल कर लिया, फिर 5 साल और कर लिया, 10 साल। अब कूलिंग पीरियड में इस फर्म से नहीं अपनी दूसरी फर्म से करना चाहता है, अलाउड नहीं है। भले ही पार्टनर डिफरेंट हो फिर भी अलाउड नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे सीता जी ऑडिट कर रही है और वहां पे लखन जी, तो भी नहीं, राम तो कॉमन पार्टनर है ना। ग्रेट। नंबर 2, सेम नेटवर्क, जैसे केपीएमजी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे फर्म है, तो एक फर्म से पहले आप 5-5 साल का करके 10 साल कर लो, फिर उसी नेटवर्क के दूसरे फर्म से कूलिंग पीरियड में करा लो, भाई ये अलाउड नहीं है। ग्रेट। ये दोनों एक्सप्लेनेशन के नीचे क्या लिखा है, साइनिंग पार्टनर इज डिफरेंट, तो भी नहीं, मतलब फर्म में कॉमन पार्टनर्स हैं या सेम नेटवर्क का हिस्सा है, हर बार अलग अलग पार्टनर, तो भी फर्क नहीं पड़ता। प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिटेड, फिर तो रोटेशन होगा ही नहीं, हर कोई नेटवर्क खोल के बैठ जाएगा। एक नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, कि एक फर्म के थ्रू करा लो 10 साल, फिर कूलिंग में भी दूसरे फर्म के थ्रू, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। 3 नंबर, रिजाइन एंड ज्वाइन। यहां साइनिंग पार्टनर, हमारे क्लाइंट का साइनिंग पार्टनर कौन है, वो ट्रायंगल मुंडी वाला, वो यहां से रिजाइन किया और वहां ज्वाइन किया, तो इस फर्म पे तो कूलिंग लगेगा ही, उस पे भी कूलिंग लग जाएगा। ठीक है, पढ़ो भाई। ठीक है, पीछे क्लियर एकदम, ओके डन है। अब ये देखो कॉन्सेप्ट, ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है। ये क्या है, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब चॉइस है, कर भी सकते हो नहीं भी। पहला क्या लिखा है, हाथ का लिखा हुआ, सुपर रोटेशन, मतलब एक सीए फर्म 5-5 साल के 2 टेनर के लिए ऑडिट कर सकता है, मतलब 10 साल। परंतु 10 साल के अंदर भी फर्म वही है, पर उसका जो साइनिंग पार्टनर और टीम है वो तो रोटेशन आप करा ही सकते हो ना। इसको हम बोलते हैं रोटेशन के अंदर रोटेशन। मतलब सपोज डेलॉइट ही हमारा ऑडिट करेगा 5 साल 10 साल, पर डेलॉइट का जो पार्टनर और उसकी टीम ऑडिट कर रही वो हर साल या हर 2 साल में चेंज कर सकते हैं, उससे और इंडिपेंडेंस बढ़ेगा। ये सुपर रोटेशन करना मैंडेटरी है कि आपकी मर्जी है, किसकी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है, शेयर होल्डर्स की मर्जी है, में कर भी सकते हैं नहीं भी। दूसरा क्या है, जॉइंट ऑडिट हमेशा अच्छा होता है। सर जॉइंट ऑडिट में कंपटीशन की भावना होगी कि नहीं होगी, जॉइंट ऑडिट में जब 2 ऑडिटर्स मिलके करेंगे तो कंपटीशन की भावना होगी, अच्छा ऑडिट होगा। जॉइंट ऑडिट भी मैंडेटरी की वॉलंटरी है, वॉलंटरी है। इधर आ जाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, ऊपर क्या लिखा है, आ जाओ इधर। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, श्री गणेश कौन करेगा, CAG। टाइम लिमिट बोलो, 60 30 60, दिख रहा है क्या, 60 दिन में CAG, नहीं तो 30 दिन में BOD, नहीं तो 60 दिन में शेयरहोल्डर्स इन EGM। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है उधर, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, CAG, विद इन 180 डेज ऑफ द AGM। तो आप बोल नहीं सकते ना, बिकॉज CAG कर रहा है, शेयरहोल्डर्स नहीं कर रहे, तो विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नहीं कि CAG नहीं किया तो क्या, CAG कर देगा। और इनका टर्म 5 साल का होता है कि नेक्स्ट AGM, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। कैजुअल वैकेंसी, जिस ऑडिटर को CAG ने अपॉइंट किया था भाग गया, मर गया, डिसॉल्व हो गया, रिटायर हो गया, रिजाइन हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, एटसेट्रा, तो वैकेंसी कैसे फिल्ड होगा, 30 डेज में CAG, नहीं तो 30 डेज में BOD। टेन्योर कब तक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ। बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। ये गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ नॉर्मल कंपनी। अभी मैं गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन अ नॉर्मल कंपनी। ये डायग्राम आप देखो जरा, हु अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी, BOD, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड इफ BOD डजंट देन शेयर होल्डर्स इन EGM विद इन 90 डेज। अच्छा 30-90 साथ साथ चल रहा है ना, कि 30 + 90 120, 30-90 साथ साथ, ये मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन है। क्लियर है ना, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। फिर नेक्स्ट क्या है, फिलिंग नहीं, फिलिंग, FILL, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। इसमें 2 केस होते हैं। केस 1,
रेजिग्नेशन के अलावा कोई भी केस है, सीए मर गया, फर्म डिसॉल्व हो गई, डिस्क्वालिफाइड हो गया, कुछ भी, रेजिग्नेशन छोड़ के बाकी जो भी है, केस 1 हु फिल्स द कैजुअल वैकेंसी बिटवीन 30 डेज। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो टेंशन है। हम लोग तो इतना ऑडिट पढ़े हैं, तुमने देखा है स्टैंडर्ड सॉर्टिंग में बात बात पे लिखा रहता था विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो अगर वो विड्रॉ किया तो हो सकता है हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। तो विड्रॉवल किया मतलब रिजाइन अगर किया तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए सिर्फ बीओडी कर सकता है कि डुअल अप्रूवल। डुअल अप्रूवल डायग्राम देखो, बीआर इन 30 डेज प्लस ओआर इन ईजीएम इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। यहाँ 30 डेज प्लस नेक्स्ट 3 मंथ्स है। ये क्लियर है ना सबको? ओके। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी भरने जो आया ये कब तक करेगा? टिल द 6th एजीएम की टिल द नेक्स्ट एजीएम? सर्कल किया हुआ देखो, टिल द नेक्स्ट एजीएम। सही है ना सबको? रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अच्छा, मान लीजिए कि हमारी कंपनी वो रोटेशन कूलिंग वाली टाइप की नहीं है, हम लोग बार बार रीअपॉइंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन दीज 3 केसेस। अगर वो बंदा खुद मना कर दे कि नहीं भाई हम तो नहीं होना चाहते, तो नहीं करेंगे। या फिर वो डिस्क्वालिफाइड है तो नहीं करेंगे। या फिर आप लोगों ने मतलब शेयर होल्डर्स ने एसआर पास करे, बोला ये तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? 140। मुझे 11 मिनट हुए अभी बोलते हुए। सेक्शन 139 खत्म। इसको नॉर्मल टाइम पे जब पढ़ाया था ना तो 1.5 क्लास लगा था, ठीक है, क्योंकि तब पता ही नहीं था ना क्या होता है। अब तो सब पता चल चुका है, मालूम है, तो दिमाग फास्ट वर्क करेगा तुम्हारा, ठीक है। 140 क्या लिखा है? रिमूवल रेजिग्नेशन। सर इसके 4 केसेस हैं। लास्ट वाला केस उधर क्या है? ऑडिटर रिजाइन करके जा सकता है। रिजाइन करेगा तो वो एक फॉर्म देगा ADT 3, किसको देगा? ROC, कंपनी, एंड अगर मैं गवर्नमेंट वाला ऑडिटर था तो CAG को भी देऊंगा मैं, ठीक है। ये रेजिग्नेशन है। फिर रिमूवल के 3 केसेस है। रिमूवल बिफोर द डेट ऑफ AGM, रिमूवल एट द AGM एंड रिमूवल बाय NCLT बिकॉज द CA इज अ फ्रॉड, ठीक है। रिमूवल बिफोर द डेट ऑफ AGM करना है तो बहुत आसान है, 3 काम करना है, BR, CG एंड SR। BR पास करो बोझन। सबसे कठिन काम क्या? BR तो एक झटके में पास हो जाएगा। सबसे कठिन काम क्या? CG का अप्रूवल के लिए फॉर्म जमा करना पड़ेगा ADT 2। CG अप्रूवल देने के लिए दोनों पार्टी को हियरिंग करेगा कि नहीं? वहाँ CA पूरा पोल पट्टी खोल के रख देगा, तो इसलिए मुश्किल है। CG का अप्रूवल मुश्किल है। अच्छा, CG का अप्रूवल आने के बाद क्या पास होगा? आप लोगों का, शेयर होल्डर्स का SR, ठीक है। नेक्स्ट, अगर AGM के दिन रिमूव करना है, नया को लाना है, इसको हटाना है, तो उतनी बेइज्जती की बात नहीं है। CG का अप्रूवल नहीं चाहिए, SR नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए? OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यू हैव टू फॉलो एन अम्ब्रेला डायग्राम। अम्ब्रेला डायग्राम में 2 ही मेन बात होता है, उस CA को हटाने के लिए शेयर होल्डरों से एक प्रस्ताव आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115, एंड OR पास होना चाहिए, तो वो हट जाएगा और नए को हम लेके आ सकते हैं। रिमूवल बाय NCLT सबसे गंदा केस है बिकॉज CA फ्रॉड है, तो NCLT उसका पूरा अच्छे तरह से बैंड बजाएगी। नंबर 1 रिमूव, नंबर 2 5 साल का बैन, एंड नंबर 3 447। ये डायग्राम याद है ना? A वाले जो बॉक्स सर्कल्स लटक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रिमूवल बिफोर द डेट ऑफ AGM, मतलब हार्ड बात है ना? ये रहा, ठीक है। और जो B कलर येलो कलर में लिखा हुआ है उसका रिमूवल एट द AGM, उसके लिए क्या होता है? अम्ब्रेला डायग्राम, ठीक है ना? ये क्लियर है? ये तो अम्ब्रेला डायग्राम है, देख लो अम्ब्रेला अच्छे से, बोर्ड पे देख लो। देखा क्या? अबे कितनी देर देखेगा? मतलब ठीक है, करो करो। कितने जन स्पेशल नोटिस देंगे? मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग पावर और 5 लाख रुपया पेड अप शेयर कैपिटल, वो स्पेशल नोटिस देंगे। कब देंगे? 14 डेज बिफोर AGM। उसका नोटिस आते ही कंपनी एक कॉपी भेज देगी उसको कि भाई तेरे को हटाने का प्रस्ताव आ गया। वो अगर कुछ बोलना चाहता है तो वो क्या दे सकता है? रिप्रेजेंटेशन लेटर।
अगर रिप्रेजेंटेशन में उल्टा पलटा लिखा डिफेमेटरी मार्क्स तो एनसीएलटी को कॉपी भेज देंगे, एनसीएलटी बोलेगा ना सर्कुलेट होगा ना रीड आउट होगा, ऊपर से लीगल एक्सपेंसेस भी रिइंबर्समेंट ले लो, और ज़्यादा किया ना तो आईसीआई को पकड़ा देंगे। एक कॉपी चिट्ठी किसको, एनसीएलटी को जाएगा, दूसरा किसको, आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स में सीए के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, फिर जो भी स्पेशल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन है वो एजीएम के 7 दिन पहले सर्कुलेट कर देंगे। ओआर पास होगा, हट गया, ओआर पास होगा, नया वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट। अच्छा, तुम पहले हटाना चाहते हो उसको एजीएम के पहले, मतलब बेआबरू करके हटाओगे बेचारे सीए को, इतना आसान नहीं है। देखो इधर, सबसे पहले क्या पास होगा, वो आसान है। फिर उसके बाद 30 दिन के अंदर क्या होगा, सीजी को अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए, वो अप्रूवल तो देगा सर एक्स डेज के बाद। ठीक है, जब अप्रूवल आएगा वहां से फिर 60 डेज के अंदर एसआर पास करना पड़ेगा। इस डायग्राम को याद करो। बीआर और सीजी को अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के बीच में कितने का गैप है, 30 डेज। सीजी को जब हमने अप्लाई किया और वो जब अप्रूवल देंगे उसमें कितने का गैप है, एक्स, क्योंकि वो लिखा हुआ है नहीं। सीजी के अप्रूवल आने के बाद कितने दिन के अंदर एसआर पास करना है, 60 डेज। ये टाइमलाइन याद रहेगा। ये 30 और 60 अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कम हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, सीजी अप्रूवल देने के पहले दोनों पार्टी को हेयरिंग का मौका देगा कि नहीं देगा, उसमें तो अपना सीए सारी बातें बोल देगा ना। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को और बात बताता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। आईसीआई के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है ईएसबी एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, आईसीआई ने नया नियम बनाया, तुम लोग के सिलेबस में नहीं, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। आईसीआई का नया नियम आया कि कोई भी ऑडिटर को अगर अनजस्टिफाइड तरीके से हटाया गया है तो ऑडिटर आईसीआई को भी रेजिग्नेशन नोटिस के कॉपी दे देगा। वो जो एडीटी 3 था ना, कंपनी को, आरओसी को, वो एक कॉपी आईसीआई को भी देगा। फिर आईसीआई भी कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने क्यों हटाया, क्या बातें नहीं है। आईसीआई जब कंपनी को नोटिस देके पूछेगा तो कंपनी को जवाब देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आईसीआई के साथ बदतमीजी करेगा कंपनी तो कोई दूसरा सीए काम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईसीआई तो बाकी किसी सीए को मना कर देगी ना, भाई इसका ऑडिट तो नहीं करना है, तो फिर किससे कराओगे। तो आईसीआई कैन इंटरफियर इन बिटवीन। अब ये वाला पोर्शन कोड ऑफ एथिक्स में आता है जो तुम्हारे में नहीं है। बहुत मतलब नामुमकिन के बराबर है उसको बीच में हटाना। एजीएम में हटा देंगे, उसके पहले बीच में हटाना एकदम नामुमकिन के बराबर है। ये ठीक है, ये उसके स्टेप्स हैं। अब ये रहा नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी ऑडिटर को कब कब हटा सकता है, सुवो मोटू सीजी के बोलने पे या एनी अदर पर्सन। सीजी अगर एनसीएलटी को बोलेगा तो एनसीएलटी झटपट ऑर्डर पास करेगा। कितने दिन के अंदर करेगा, 15 डेज। और बाकी कोई बोलेगा तो एनसीएलटी विल टेक इट्स ओन टाइम। सीजी लेकिन अगर एनसीएलटी को बोलेगा तो एनसीएलटी विल पास ऑर्डर फटाफट विद इन 15 डेज। एनसीएलटी क्या क्या करेगा, रिमूव, बैन 447। ये आ जाओ यहाँ मेरा जहाँ हाथ है देखो क्या लिखा है, सीजीज एप्लीकेशन। अगर सीजी ने एनसीएलटी को बोला है तब एनसीएलटी कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा, 5। 447 क्लियर है। ये मैंने इजी लैंग्वेज में कुछ लिखा है, पढ़ लो। बैन पूरे फर्म पर है और उस पार्टनर पर है, बाकी पार्टनर्स अलग होकर अपना फर्म बना के काम। पेनल्टी पूरे फर्म को जॉइंटली देना है, लेकिन जो जेल वेल जाने का बात है ना, वो सिर्फ वो वाला ही पार्टनर जाएगा, सब जेल नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी। रेजिग्नेशन हो गया, एडीटी 3 बांटेगा वो। जब रिजाइन करेगा ऑडिटर तो क्या देगा, एडीटी 3 किसको किसको देगा, आरओसी, कंपनी एंड सीएजी अगर वो गवर्नमेंट ऑडिटर है तो। और अगर उसने एडीटी 3 जमा नहीं किया तो पेनल्टी कितना है, 50,000 से लेके 2 लाख तक। 50,000 से लेके मतलब मिनिमम, ठीक है, 50,000 और ऑडिट फीस विच एवर इज लोअर प्लस पर डे का 500 रुपया मैक्सिमम 2 लाख। एक बार आया हुआ एग्जाम में ये कि रेजिग्नेशन का अगर एडीटी 3 नहीं जमा करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये पेनल्टी है। ठीक है, इसमें भी कोड ऑफ एथिक्स में एक एक्स्ट्रा बात है। आईसीआई ने क्लियर बोल दिया है कि कोई भी सीए रिजाइन करते हो तो ये बहाना नहीं देगा कि हम बिजी थे, हम प्री ऑक्यूपाइड थे। ये वाला बहाना अब अलाउड नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, सीए अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। खराब है कोई बात नहीं, अगर तुम कभी ज़िंदगी में सीए बने, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था अगर तुम कभी प्रैक्टिसिंग सीए बने, मतलब प्रैक्टिसिंग सीए तो बने, मतलब मेरा मतलब प्रैक्टिस में गए,
तो प्रैक्टिस वाला जो सीए होता है ना, उसको बहुत बैड डेट झेलना पड़ता है, बहुत बैड डेट। क्लाइंट लोग पैसा एकदम लटका के झुला के देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, बैड डेट हो जाता है। पर सीए ऐसा है ना कि वो अपना रिश्ता खराब नहीं करता। मतलब एक होता है ना, क्या बोलते हैं, डोंट वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, वैसा वाला पब्लिक में सामने सब नहीं करता। तो वो लोग रिजाइन करने का एक सॉफ्ट बहाना दे देते हैं, हम प्री ऑक्यूपाइड है भाई, इट्स माई फॉल्ट नॉट योर फॉल्ट, प्री ऑक्यूपाइड रिजाइन। तो अब ये बहाना अलाउड नहीं है, अब सच बहाना जो भी है वो लिखना पड़ेगा। ये तो झूठी बात है ना, हाउ कैन यू बी प्री ऑक्यूपाइड, बिकॉज आपने तो सोच समझ के सामने वाले काम, तो अब आप प्री ऑक्यूपाई कैसे हो गए? ठीक है, ये डन है क्या? गुड। अब कौन है हमारे सामने? 141। देखो सर 141 के नाम में ना 3 चीज़ आता है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन। पर मशहूर किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म जिसमें सीए, सीएससी में ये सब है, क्या ऐसी फर्म को आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो? यस, पर 2 बातें याद रखना। नंबर 1, the majority partners of that firm must be chartered accountants, and number 2, who will sign the audit report? Chartered accountant partner। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। ठीक है, ग्रेट। डिस्क्वालिफिकेशन तो नीचे है ही। ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है? समरी चार्ट। मैंने ऊपर लाल रंग से क्या लिखा है? हाँ, तो डिस्क्वालिफिकेशन का नंबर क्या होता है? 141 का 3, क्या 141 का 3 का ए, बी, सी, डी का 1, डी का 2, डी का 3, ई, एफ, जी, एच, आई, टोटल 9 पॉइंट्स। एकदम अच्छे से याद रखना है। पहले यहीं से कर लें एक बार। हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? बॉडी कॉर्पोरेट अदर दैन एलएलपी। मतलब सीए लोग एलएलपी बना के कर सकते हैं ऑडिट, पर कंपनी नहीं खोल सकते। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगा, छोड़ो, रिविजन है ये ऐसे भी। नंबर 2, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो तो सर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कंपनी को तुम अपने मन में ग्रुप कंपनी सोचना, ग्रुप कंपनी का भी कोई ऑफिसर एम्प्लॉय को अपने ऑडिटर नहीं बना सकते, है ना। आज तुम्हारी नौकरी टाटा स्टील में लगी है, टाटा और टीसीएस तुमको ऑडिटर बनाना चाहता है, सर नहीं होना चाहिए ना, इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, नंबर सी उसी से कनेक्टेड है, एन एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है डी का 1, 2, 3। डी का 1, क्या एक सीए क्लाइंट और उसके ग्रुप कंपनीज में सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है? क्या नो। क्या रिलेटिव होल्ड कर सकता है? क्या रिलेटिव कंपनी में होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज। उससे ज्यादा है तो 60 दिन के अंदर बेचना पड़ेगा। ठीक है, डी का 2, कैन आई बी इंडेटेड टू माई क्लाइंट और ग्रुप कंपनीज? यस, अप टू हाउ मच? उससे ज्यादा नहीं, तो फिर मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। कैन आई गिव गारंटी फॉर अ थर्ड पार्टी लोन? यस, अप टू 1 लाख। बहुत अच्छा, ठीक है ना। ये सब फुल फॉर्म याद है ना सबको? देखो इधर, CHSSC, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को सब्सिडरी। वेरी गुड। क्या क्लाइंट के साथ हमारा कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं। इस बार देखो CHSSCS, वो लास्ट वाला है क्या? सब्सिडरी ऑफ दी एसोसिएट कंपनी, वो भी लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। हमारा रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है, KMP है, तो हम उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, पर हमारा रिलेटिव अगर उस कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय है तब हम कर सकते हैं। करेक्ट है ना। जैसे तुम कल क्वालिफाई हो गए और तुमने अपनी प्रैक्टिस की दुकान खोल ली, अब तुम्हारा जो स्पाउस है, ठीक है, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर KMP है, तो उसका ऑडिट नहीं कर सकते। पर तुम्हारा स्पाउस अगर किसी कंपनी का नॉर्मल एम्प्लॉय है, तब तुम ऑडिट कर सकते हो। नंबर जी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, पार्ले जी। वैसे 141 का 3 का जी। जी क्या है? सीलिंग लिमिट, मैक्सिमम कितने कंपनियां कर सकते हो? 20 कंपनीज। बहुत अच्छा। नंबर एच, अगर आप फ्रॉड के लिए दोषी पाए गए हो तो 10 साल तक मुंह मत दिखाना, मतलब 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड। नंबर आई, अगर तुम इस कंपनी के ऑडिटर हो तो तुम ग्रुप कंपनीज में प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर वहां प्रोहिबिटेड दे रहे हो तो यहाँ ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो जब हमें अपॉइंट किया गया था तब हम डिस्क्वालीफाइड नहीं थे, पर बाद में कोई वजह से हम डिस्क्वालीफाइड हो गए तो हमको हटना पड़ेगा। इसको कहते हैं डीम्ड वेकेशन। मतलब जब तुमको अपॉइंट किया गया तब तुम शेयर्स नहीं खरीदे थे, अपॉइंट होने के बाद तुमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट, डीम्ड टू हैव वेकेटेड, मतलब निकलो। वेकेट मतलब खाली करो, डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस। सीए फर्म के अंदर अगर एक पार्टनर भी डिस्क्वालीफाइड तो पूरी की पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड। बहुत अच्छा, ये रहा ना, वापस से यही सब। बाप रे,
अब एक बार डिटेल में बातचीत कर लें इसका। 141 का 3 का ए, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। बी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, थिंक ग्रुप कंपनीज। नंबर सी, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फिर 143 का डी का 1 2 3 कॉपी आ गया, पढ़ें। सीए का पार्टनर मतलब उसी फर्म का दूसरा सीए एंड उनके रिलेटिव्स कैन नॉट होल्ड सिक्योरिटी ऑफ CHSAC। फिर एक प्रोवाइजो डाला और बोला रिलेटिव कैन होल्ड अप टू 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू इन द कंपनी बट नॉट इन द ग्रुप कंपनीज। सिर्फ देखो ना, सिर्फ कंपनी में होल्ड करता है, ग्रुप कंपनीज में नहीं, वो तो मना है। कितने तक का होल्ड करता है फेस वैल्यू? 1 लाख। फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? फेस वैल्यू। अच्छा, ये 1 लाख रुपीज एक एक रिलेटिव के लिए कि सारे रिलेटिव्स मिला के है? हमने बोला यहाँ पे लिमिट्स जो है वो क्यूमुलेटिव चेक करना है, और आईसीए ने भी यही बोला कि यार अगर ऐसे अलाउ कर देंगे तो फिर तो रिलेटिव कितने हैं, वो लाख का 50 लाख 2 करोड़ हो जाएगा। बहुत सारे रिलेटिव्स तो हो ही सकते हैं ना, ठीक है। मान लो हमारे फर्म में 10 पार्टनर है, हमारे सीए फर्म में 10 पार्टनर, 10 सीए, उनके रिलेटिव 10-10 करके पकड़ो तो भी कितने हो गए? 100। तो फिर 10 1 करोड़ हो गया सर। तो बोला क्यूमुलेटिवली है। पहला पॉइंट क्या है? क्यूमुलेटिव। दूसरा पॉइंट है, मैंने बोला था अगर मान लो कि मेरा रिश्तेदार है, वो किसी कंपनी के अंदर नियम होता है कि अगर उसके पास 1 लाख से ज़्यादा के शेयर्स है तो वो बेच देगा विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन। पर सोचो कि मेरे रिलेटिव के पास कई साल पहले से है, तब क्या करेगा? तब सिंपल है, बिफोर अपॉइंटमेंट आप बेच दो तो चलेगा। डन है। डी का 1, ठीक है ना। रिलेटिव अगर 1 लाख से ज़्यादा होल्ड करता है देन करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन और इंटरेस्ट। सही है ना? मैं बढ़ूं तो आगे। अब क्या आया? इंडेटेडनेस। फिर से सर भाई एक बार अपने आप देखो ना तुम लोग। सीए पार्टनर रिलेटिव कैन नॉट बी इंडेटेड फॉर मोर देन 5 लाख टू द CHSAC। ये लिमिट दोनों तरफ से क्यूमुलेटिव है। अगर अपॉइंटमेंट के पहले इंडेटेडनेस को 5 लाख तक आप लेके आ जाओ, लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तो चलेगा। इस पे क्वेश्चंस थे ना। प्रोग्रेसिव बिलिंग अलाउड है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव बिलिंग सर? मेरा काम जितना जितना खत्म होगा मैं उतना उतना पैसा मांगते रहूँगा, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे सीए ने अपना काम 25% खत्म कर लिया तो 25% का बिल रेस कर देगा, इस तरह से, ठीक है। ये बड़ा ना एक मुश्किल सा चीज़ है बोल पाना, बिकॉज प्रैक्टिसिंग सीए का जो मतलब काम है ना, वो काम ही बैड डेट वाला काम है। क्योंकि हम लोग एंगेजमेंट पहले करते हैं और बिल बाद में रेस करते हैं क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट बाद में क्लियर करता है, तो इसमें पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। पुराने क्लाइंट्स की बात और है, नए क्लाइंट्स में डूबने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ कर नहीं सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट हेल्पलेसनेस। यू आर नॉट गोइंग टू सू योर क्लाइंट फॉर नॉट पेइंग द मनी। नॉर्मल सन्डी डेटर्स बैड डेट होता है, आप सू कर दो। यहाँ आप क्लाइंट को सू वो नहीं करते, बिकॉज क्या होता है, आप एक प्रोफेशनल हो, सीए हो, आपका एक ब्रांड, आपका एक नाम है, और धंधे में, बिजनेस सर्कल में उस नाम की वजह से आपके पास काम आता है, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपको थोड़ा स्मार्टली इसको डील करना पड़ेगा। और ये भी तो बात है कि सारे क्लाइंट छोटे नहीं होते, ठीक है। अरे दुनिया में लोग बिजनेस कर ही रहे हैं यार। हर क्लाइंट थोड़ा ना चीटिंग वाला होता है कि बैड डेट कर देगा। कोई करता है, कोई नहीं करता है, फिर आप भी वो संभाले काम करना समझ ही जाते हो, ठीक है। प्रोग्रेसिव बिलिंग मतलब काम जितना % हो गया बिल रेस करते जाओ। लास्ट वाला क्या है? क्लाइंट से अगर मैंने उधार में माल खरीदा तो वो इंडेटेडनेस माना जाएगा। कितने तक का उधार में माल खरीद सकते हैं? 5 लाख। बहुत बढ़िया। 141 का 3 का डी का 3, कंपनी या ग्रुप कंपनीज ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया, उसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं। मैक्सिमम कितने का दे सकते हैं? 1 लाख। क्यूमुलेटिव ऑन बोथ साइड्स। यही है ना यहाँ पे D23। अब ये ई है, हम क्लाइंट के साथ, ग्रुप कंपनीज के साथ बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कर सकते। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कुछ, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब कस्टमर वाला केस नहीं है। बिजनेस मतलब हम लोग दोनों ही प्रॉफिट कमा रहे हैं मिलके। जैसे यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप का अलग मतलब है। मेरे और तुम्हारे बीच में रिश्ता बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा, बिकॉज यू पे फीस टू मी, आई अर्न प्रॉफिट, बोथ ऑफ अस डोंट अर्न प्रॉफिट। व्हेन बोथ ऑफ अस अर्न प्रॉफिट ना, देन देयर इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। वो किसके साथ हो सकता है? मेरे फ्रेंचाइजी के साथ हो सकता है, सप्लायर, वैसा वाला।
तो सीए का क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ओके, दो एक्सेप्शंस हैं, ये दो अलाउड है। जैसे हम अपने क्लाइंट से माल खरीद सकते हैं क्या, हाँ, एट आर्म्स लेंथ बेसिस। आर्म्स लेंथ मतलब जैसे वो बाजार में जिस भाव बेचता है हमको भी उसी भाव में बेचा है। या फिर नंबर 2, हम क्लाइंट को ऑडिट के अलावा कुछ अदर प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं जो अलाउड है। सारा प्रोफेशनल सर्विस तो मना नहीं है ना। जैसे अगर मैं स्टैट ऑडिट कर रहा हूं तो मैं टैक्स ऑडिट कर सकता हूं, मैं टैक्स कंसल्टेंसी दे सकता हूं, वो सब कर सकते हैं। तो दो एक्सेप्शन है, ये दोनों अलाउड है। अगर मेरा रिलेटिव किसी भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, केएमपी है, तो उसका ऑडिट करने के लिए मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। सीलिंग लिमिट के ऊपर अगले पेज में पूरा ज्ञान है। अच्छा, सीलिंग लिमिट मैं पूरा पढ़ाई देता हूं एक बार में, ठीक है। 141 का 3 का जी, क्या बोला मैंने, 141 का 3 का जी। मैं कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं एक बार में, 20 कंपनी। 20 कंपनी पर पार्टनर, मेरे फर्म में 4 पार्टनर, तो 4 इंटू 20 80। अच्छा, आटा बाटा नहीं होगा, मतलब मेरा 20 है, मैं अपना 20 करूंगा, वो अपना 20 वो अपना 20। ये नहीं कि मेरे फर्म में 4 पार्टनर है, मैंने सबका लिमिट चूस लिया, तुम लोग तीनों 000 करो, मैं अकेला 80 करूंगा। स्टैट ऑडिट में ये अलाउड, ये टैक्स ऑडिट में अलाउड है, स्टैट ऑडिट में अलाउड नहीं है। अच्छा, 20 कंपनी में कौन सी 4 टाइप की कंपनी अलाउड नहीं होगी सर? सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। प्रैक्टिकली ऑल प्राइवेट कंपनीज, सोच लीजिए आप, प्रैक्टिकली ऑल प्राइवेट कंपनीज हैव पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, तो आप एग्जेम्प्टेड हो गए, तो वो काउंट होंगे नहीं। और तो 3 टुन्नू मुन्नू है, वही ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, वो सब बात है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात सोचो जरा, हमारे मैक्सिमम क्लाइंट तो प्राइवेट कंपनी होते हैं और जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के अंदर, तो उनमें उनको तो 20 में काउंट नहीं करते। मतलब वैसा तो मैं कितना भी कंपनी साइन कर सकता हूँ, यानी कि मैं तो फिर साल भर में 500 कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता हूँ। सोच के देखो, मेरे पास जितना प्राइवेट कंपनी आएगा सब कर दूंगा, बिकॉज सबका कैपिटल ऑलमोस्ट चांसेस 100 के नीचे ही होगा। तो ऐसे तो मैं 500-600 ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दूंगा। सीए इंस्टीट्यूट को ये बात बर्दाश्त, उन्होंने अलग से एक 30 का लिमिट डाल रखा है। उन्होंने, सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये वाला प्राइवेट कंपनी को लेके भी टोटल 30, तो तुम 500 साइन नहीं कर सकता। समझ गए क्या? तो फिर सर हम लोग को अगर काम आ रहा है और भी काम मिल रहा है तो हम लोग करेंगे कैसे? अरे पार्टनर बढ़ाओ, पार्टनर्स बढ़ाओ आप अपनी फर्म के अंदर और लेते जाओ काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैव मोर पार्टनर्स इफ यू आर गेटिंग मोर वर्क फ्रॉम गॉड, ठीक है, क्लियर ना ये? ओके। सीलिंग लिमिट पर पार्टनर है, आपस में ट्रांसफर नहीं होता। ये 4 टाइप की कंपनी एग्जेम्प्ट है। लिमिट 20 कंपनी का है ना, पर कंपनी छोड़ के प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी वाले क्लाइंट्स का तो कोई लिमिट शिमिट है ही नहीं। फिर इधर ये लिमिट स्टैट ऑडिट पे, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, ये सब पे तो नहीं है। फिर इधर 5 नंबर आईसीआई ने बोल रखा है कि टैक्स ऑडिट में लिमिट होता है 60 एसएससी का। कितने का? एक सीए कितने एसएससी का ऑडिट कर सकता है? 60 एट ए टाइम। मान लो हमारे फर्म के अंदर 4 पार्टनर है, तो 60 into 4 240। ये वाला लिमिट आटा बाटा हो सकता है। मतलब मैं अपने बाकी 3 पार्टनर बोलूंगा 000, मैं अकेला 240 साइन करूंगा, चलेगा। ये खुद आईसीआई ने अलाउ कर रखा है, ठीक है। ब्रांच ऑडिट्स को आप कितना काउंट करोगे? 1। अगर मैं कंपनी का पा हूं, पा मतलब प्राइम ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर, मैं कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर हूं और साथ साथ मैं 10 ब्रांचेस भी कर रहा हूं, कितना काउंट करेंगे? 1, 10, 11, 1। मैं कंपनी का सिर्फ ब्रांच ऑडिटर हूं और मैं 6 ब्रांचेस ऑडिट कर रहा हूं, कितना काउंट करेंगे? 0, 1, 6, 1। तुम कुछ भी ऑडिट करो कंपनी का, प्रिंसिपल या ब्रांच जो भी, सब मिला जुला के हमेशा कितना काउंट होगा? 1, 1। वहां पे देखो सर्कल किया है। तो तुम पा के साथ बा भी हो 1, तुम बाबा बाबा हो 1, मतलब बहुत सारा ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो भी 1 ही काउंट होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ओके। इधर फ्रॉड, अगर तुम फ्रॉड के लिए दोषी पाए गए हो तो 10 साल तक के लिए डिस्क्वालिफाइड। फिर ये, अगर तुम ग्रुप कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी में प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हो, एडो एम्स, तो तुम डिस्क्वालिफाइड। बहुत अच्छा। फिर देखो एक सस्ता सा सेक्शन है हमारे सामने 142, क्या नाम? उफ,
रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की फीस में क्या क्या आता है, ऑडिट फीस प्लस जीएसटी प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, और मैंने ऑडिट के अलावा और भी कोई काम किया उसका फीस अलग है, वो अलग फीस को कभी भी आप ऑडिट फीस में इंक्लूड नहीं करोगे। Who fixes the auditor's fees? Technically the answer is shareholders. However, shareholders may delegate their power to the BOD। क्या आप लोग नेगोशिएट करके फीस डिसाइड कर लेना, वही बात ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, CAG। हु फिक्सेस द रेमुनरेशन, शेयर होल्डर्स, ठीक है। हु अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर इन अ नॉर्मल कंपनी, हु फिक्सेस द फीस ऑफ फर्स्ट ऑडिट, BOD, ठीक है। हु फिल्स द कैजुअल वैकेंसी, हु डिसाइड्स द फीस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर, BOD, ठीक है। नॉर्मली नियम वही होता है, जो अपॉइंट करेगा वही फीस बताएगा, केवल एक एक्सेप्शन है CAG वाला, CAG वह अपॉइंट करता है तो फीस कौन बताता है, शेयर होल्डर्स। बहुत बढ़िया, बाप रे, एक हाथी सेक्शन हमारे सामने है 143, इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसको करने के बाद कुछ करने लग बचेंगे नहीं जिंदगी में। कम टू पेज नंबर 31। थोड़े से चुन्नू मुन्नू सेक्शन कर लेते हैं, फिर हाथी में जाएंगे 143 में। प्रोहिबिटेड सर्विसेज फॉर द ऑडिटर नॉट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अगर किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं हो तब तो उसमें आप ये सब कर ही सकते हो, आप अगर उसमें या उसके ग्रुप कंपनीज में ऑडिटर हो तब आप ये सब नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज याद करने के लिए निमोनिक क्या है, इधर देखो जरा, याद करो। ए से अकाउंटिंग, आई से इंटरनल ऑडिट, डी से डिजाइनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एड ओ से नीचे आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर एम्स, ए से एक्चुअरी, आई से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आई से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एम से मैनेजमेंट सर्विस, और लास्ट वाला सच अदर सर्विसेज में भी प्रिस्क्राइब। तो अगर आप कंपनी होल्डिंग या उसके सब्सिडरी में ये सब कर रहे हो तो ऑडिट नहीं, और ऑडिट कर रहे हो तो ये सब नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन, वो 3 एक्सप्लेनेशन अप्लाई करता है। मान लो राम ने 2 फर्म खोल रखा है, कॉमन पार्टनर, इस फर्म के थ्रू ऑडिट, इसके थ्रू नेगेटिव सर्विस। KPMG में बहुत सारा नेटवर्क, KPMG तो नेटवर्क ऑफ फर्म्स है, एक फर्म के थ्रू ऑडिट, एक के थ्रू इंटरनल ऑडिट, वही बात लिखा है, सेम एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिटेड तो समझ गए, परमिटेड का कुछ एग्जांपल्स दो सर। ये सब आप कर सकते हो, आप अगर आप ऑडिटर हो तो आप टैक्स ऑडिट कर सकते हो, मर्जर एंड एक्विजिशन में एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, वो सब चलेगा, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स कंसल्टेंसी कर सकते हो। 145, हु साइंस द ऑडिट रिपोर्ट, ओनली एंड ओनली पार्टनर। अगर आप ओनली एंड ओनली पार्टनर ना, अगेन नेक्स्ट, अगर आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न के ऊपर कुछ एडवर्स रिमार्क दिया है, किस पे, गोइंग कंसर्न पे क्या क्या एडवर्स रिमार्क होता है, मुर्गा, QO, AO, ये सब गोइंग कंसर्न का खतरा है, तब वो वाली पोर्शन को रीड आउट करके सुनाना पड़ेगा AGM में, ठीक है। देखो हर बार QO, AO, DO में सुनाने की जरूरत नहीं है, गोइंग कंसर्न वाला खतरा है तब रीड आउट करके सुनाया जाएगा। रीड कौन करेगा सर, कोई भी रीड कर देगा, उसमें ये नहीं बोला कि हम ही को रीड करना है, ठीक है ना, ग्रेट। 146, इट इज माई ड्यूटी एंड इट इज माई राइट टू अटेंड AGM। AGM EGM की सारी नोटिस हमें मिलेंगी, हम खुद जाएंगे अटेंड करने, या हमारी फर्म का कोई दूसरा पार्टनर भी जा सकता है अटेंड करने के लिए, ठीक है। कौन जा सकता है, देखो ब्रैकेट पढ़ो, साइनिंग पार्टनर या अदर पार्टनर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, AGM में अगर ऑडिट रिलेटेड मैं कोई बात सबको बताना चाहता हूं तो मुझे बोलने का हक है, मुझे बिठाया नहीं जा सकता, मुझे चुप कराया नहीं जा सकता। आई हैव द राइट टू बी हर्ड। जैसे मान लो कि आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे ऑडिट रिलेटेड कोई पॉइंट सारे शोल्डर्स को बोलना था, तो जैसे मैं माइक पकड़ा बोलने के लिए, मेरे को तो बोला ना कि CA अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हो, तो मैं माइक पकड़ा, वैसे एक मेंबर ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप इस कंपनी के मेंबर नहीं हो, आपको बोलने का हक नहीं। बिल्कुल हक है, ये हक मुझे किसके दिया, सेक्शन नंबर 146। मैं तो बोलूँगा, जी भर के बोलूँगा, पर सिर्फ ऑडिट अकाउंट्स रिलेटेड बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, ये पेनल्टी भाई सबको याद होना जरूरी है। आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू सम टाइम। सेक्शन 147 पेनल्टी का मास्टर सेक्शन है, याद करना है, टेक टाइम, लर्न प्रॉपरली।
अगर कंपनी ने ये सब नियमों को तोड़ा तो कंपनी पर कितने की पेनल्टी है? ये सीए पे नहीं है, कंपनी पे है। कंपनी पे कितने का पेनल्टी? 25,000 से लेके एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 10,000 से लेके 1,00,000। कंपनी ने क्या तोड़ा? सेक्शन 139 से लेके 146। दिख रहा है? अच्छा, अब ऑडिटर ने क्या तोड़ा? 139 किस चीज का होता है? अपॉइंटमेंट। 144 किस चीज का होता है? प्रोवाइडेड सर्विसेज। 145 क्या होता है? ये क्या नाम है तुम्हारा? साइनिंग के ऊपर है, ठीक है, साइनिंग एंड रीड आउट के ऊपर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो यहाँ से हटा दिया गया, 143। असली में तो मुझे सजा किस लिए मिलनी चाहिए? 143 के लिए, मेरी ड्यूटीज़ के लिए, पर वो अमेंडमेंट आके हटा दिया। तो मतलब ड्यूटी अगर मैं ढंग से नहीं निभाऊंगा तो 147 की सजा नहीं है। ये कहीं लिखा होगा मैंने, हाँ ये देखो, दिख रहा है ये? अरे काटे हुए के अंदर लिखा हुआ था 143 ड्यूटीज़, ठीक है। अच्छा, अब मुझ पे सज़ा कितनी है? ये देखो, ये रहा, मेरे हाथ का लिखा हो, प्लीज़ देखो। अगर मैंने 139, 144, 145 का वायलेशन किया, मैं सीए हूँ, तो मुझको सज़ा कितनी मिलेगी? मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 lakhs और 4 times द ऑडिट फीस, विच एवर इज लोअर। मैंने ना जानबूझ के ये सब किया, मजा आता है। तो मेरे को सज़ा कितनी मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, 25,000 का डबल, 50,000। उस तरफ जाओ, जेल है इस बार, कितने का? 1 साल जेल, अंदर जाएंगे, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे। एंड पेनल्टी कितने का है? 8 times द ऑडिट फीस और 25 लाख, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब ये सब चीज़ों का समरी नीचे बनाया हुआ है, देखो, पनिशमेंट इजी लैंग्वेज। फॉर द रिफंड ऑफ द ऑडिट फीस भी रिफंड करना पड़ेगा। फॉर रिफंड ऑफ ऑडिट फीस, डैमेजेस एंड पेनल्टी, ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन फॉर द जेल, जो किया है कंसर्न पार्टनर, वही जाएगा भीतर, ठीक है। 1% क्लियर है? अच्छा, 148 तो कॉस्ट ऑडिट है, वो बाद में होगा, अभी वापस जाए पीछे। (143) पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये मास्टर समरी चार्ट है। नंबर 1, 143 का 1, राइट ऑफ द ऑडिटर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द राइट ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ कर सकता है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर, तो होल्डिंग कंपनी तो 2 बनाता है, स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड, तब मैं सब्सिडियरी का बुक्स भी मांग सकता हूं ना। तो एक्सेस टू बुक्स ऑफ ग्रुप कंपनी ऑल्सो, ये 143 का 1 में लिखा है। फिर 143 का 1 में और क्या लिखा है? स्कोप ऑफ इंक्वायरी, 6 मैटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे इंक्वायरी करनी है। एक बात बता देना चाहता हूं जो पहले शायद नहीं बोला है, इंक्वायरी मतलब पूछताछ नहीं। जैसे मैं नॉर्मली ऑडिट में से हाथ उठाता हूं, इसका मतलब होता है भैया 7 प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। यहाँ इंक्वायरी का मतलब खाली इंक्वायरी नहीं है, यहाँ इंक्वायरी का मतलब है इंस्पेक्शन, चेकिंग। यहाँ इंक्वायरी में तो खाली पूछताछ नहीं है, इट मीन्स इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ऑल दैट। तो यहाँ मुझे 6 बातें चेक करनी है। ये 6 बातों में अगर कुछ बुरा निकला तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, अगर कुछ बुरा नहीं निकला तो बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग केवल तब करना है जब कुछ गड़बड़ हो, वरना रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सर व्हाट आर दो 6 मैटर्स? एलबीएस, सीपीए, नीचे जाएंगे तो देखेंगे। 143 का 2 एंड 143 का 4। 143 का 2 क्या होता है? ओपिनियन की लैंग्वेज। मेरे ऑडिट ओपिनियन में मैं 4 बातें कवर करूंगा कि अकाउंट्स एंड एफएस जो एज पर शेड्यूल 3 बना है, एएस फॉलो किया गया, मैंने ऐसे फॉलो किया है। 143 का 3, बाप ऑफ दीपिका के बारे में भी मैं अपने रिपोर्ट में डालूंगा, है ना, मेन ऑडिट रिपोर्ट में। और 143 का 11 में कारो का एनेक्शन भी मैं डालूंगा। 143 का 4, अगर मेरे रिपोर्ट में मैंने कोई भी चीज पे नेगेटिव बोला है तो उसका रीजन देना पड़ेगा, बिना रीजन के नेगेटिव नहीं बोलेंगे। सेक्शन 143 का 3, दीज आर 10 मैटर्स जिसके ऊपर मुझे मेन ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट करना, याद करने के लिए बाप ऑफ दीपिका। और एक 11th मैटर होता है सेक्शन नंबर 197 का, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ये 143 का 5, 6, 7, ये किस पे है? गवर्नमेंट ऑडिट अपॉइंटेड बाय सीएजी, उसको लेके इसका एक डायग्राम है बहुत मस्त, ठीक है। 143 का 8 किसको लेके होता है? ब्रांच ऑडिट। एवरी ब्रांच मस्ट बी ऑडिटेड। अगर आपने कोई ब्रांच का ऑडिट नहीं किया, नहीं करवाया, तो ये बात आपको ओएमपी पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में बतानी पड़ेगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी है, एवरी ब्रांच मस्ट बी ऑडिटेड आइदर बाय द पा और द बा।
If any branch has not been audited, then the fact should be mentioned in the audit report. OMP पैराग्राफ डाल के बोलो कि कंपनी के इतने ब्रांचेस जिनका ऑडिट नहीं हुआ है, चाहे कितनी छोटी ब्रांच हो। 143 का 9 और 10 आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना चाहिए। 143 का 11 आपको कारो लगाना चाहिए। 140 का 12 से 15 फ्रॉड रिपोर्टिंग की हमारी जिम्मेदारी बनती है। एडीटी राइट्स ऑफ द ऑडिटर रेफरेंस, ये तो बाप ऑफ दीपिका है, जाएंगे इसमें बाद में। हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है? मेन ऑडिट रिपोर्ट एंड 3 एनेक्शर। एनेक्शर 1 कारो, एनेक्शर 2 इंटरनल कंट्रोल, एनेक्शर 3 वो गवर्नमेंट ऑडिट में होता है। गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होता है ना, सीएजी सीए को डायरेक्शंस देता है, सीएजी उन डायरेक्शंस के ऊपर एक्शन लेता है और जो इम्पैक्ट है वो बताता है। DAI फुल फॉर्म डायरेक्शन एक्शन इम्पैक्ट, उसका एनेक्शर। मैंने तुम लोगों को वो स्पेशल ऑडिट वाला चैप्टर वॉल्यूम में पढ़ाया था ना, उसमें सीएजी ऑडिट के अंदर मैं जाके एनुअल रिपोर्ट में दिखाया था ना तुम लोगों को कि एनेक्शर नंबर 3 में डाला है, वो देखो कमेंट्स ऑफ सीएजी के साथ डाई वाला बात। ओके। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच का मतलब कंपनी का कोई भी फिजिकल लोकेशन जो होता है ना, हेड ऑफिस, ब्रांच, फैक्ट्री, शोरूम, सबको ब्रांच बोला जाता है। ठीक है। ब्रांच की ऑडिट कौन कर सकता है? या तो मेन ऑडिटर, या कंपनी चाहे तो एक सेपरेट ब्रांच ऑडिटर रख सकती है। अच्छा, हु अपॉइंट्स द ब्रांच ऑडिटर? सेम आंसर, शेयर होल्डर्स। ऊपर समझ रहा, शेयर होल्डर्स। ब्रांच ऑडिटर की फीस भी कौन देता है? कंपनी देता है। ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाती, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, मैं उनकी रिपोर्ट को कंसीडर करता हूं एट द टाइम ऑफ मेकिंग माय ओन ऑडिट रिपोर्ट। सो माय ऑडिट रिपोर्ट गोस टू द शेयर होल्डर्स, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट गो टू द शेयर होल्डर। क्या ब्रांच ऑडिटर अपने रिपोर्ट में कारो का और इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शर देगा? हाँ सर, हाँ देगा, बिल्कुल देगा, वो भी देगा। ठीक है, जिसको यूज करके मैं अपना कारो वाला एनेक्शर बनाऊंगा। अच्छा, ब्रांच ऑडिटर से क्या मैं उसकी वर्क पेपर्स मांग सकता हूं? क्या बा से वर्क पेपर्स मांग सकता है क्या? नहीं। तो क्या मांगेगा बोलो? क्वेश्चन है या फिर चेकलिस्ट या फिर रिटन समरी। ठीक है। ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर। अब ये सेक्शन चालू हो गया लाइन बाय लाइन। सबसे पहले 143 का 1, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ऑडिटर? एक्सेस टू द बुक्स एंड इंक्वायरी। और अगर मैं होल्डिंग का ऑडिटर हूं तो मैं ग्रुप कंपनी के बुक्स भी मांग सकता हूं। 143 का 1, 6 मैटर्स पे हैं जिसमें मेरे को चेकिंग करना है, कुछ गलत है तो बोलना है वरना नहीं। व्हाट आर द 6 मैटर्स? LBS CPA L, लोन्स एंड एडवांसेस अगर मैंने दिए हैं तो वेदर द टर्म्स ऑफ द लोन आर प्रेजुडिशियल टू द कंपनी और नॉट। लोन वर्ड का मतलब दिया है, लिया नहीं, दिया है। हमने लोन दिया तो ब्याज देना चाहिए, एटलीस्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ असेट गिरवी लेना चाहिए, यही सब होता है टर्म्स ऑफ द लोन। कहीं ऐसा तो नहीं हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया तो हमारे लिए नुकसान है कंपनी के लिए। अरे अगर हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया तो कंपनी के लिए नुकसान है कि नहीं है? तो वही टर्म्स ऑफ द लोन आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। नंबर 2, बुक LB से बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस। बुक एंट्री ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो खाली एंट्री होते हैं, सिर्फ एंट्री, उनमें एक्चुअली कोई इवेंट नहीं होता है। जैसे डेप्रिसिएशन का आप एंट्री डालते हो, डेप्रिसिएशन का कोई इवेंट होता है कि इस दिन हुआ, हमारे इस दिन डेप्रिसिएशन हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। तो बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, मैनेजमेंट ज़्यादा झोल मचाती है, दे आर बेसिकली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो इनको चेक करना जरूरी है वेदर दे आर प्रेजुडिशियल टू द कंपनी और नॉट। LBS S से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बिलो कॉस्ट, कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट प्राइस से नीचे पे बेचे हैं, तो ऐसा क्यों किया है? ये तो नुकसान हो गया ना कंपनी को, तो चेक करो। CPA क्लासिफिकेशन गलत है, दिया लोन है और बोल के दिखा रहा है एज FD फिक्स डिपॉजिट्स, क्योंकि किसी को अगर मैं बोलूंगा कि लोन दिए तो शेयरहोल्डर सवाल पूछेगा क्यों दिया, किसको दिया। FD बोलेंगे तो कोई सवाल पूछेगा नहीं। रॉन्ग क्लासिफिकेशन करना ये भी तो MMS है ना। मिस स्टेटमेंट की परिभाषा क्या होती है? रिपोर्टेड ACPD माइनस रिक्वायर्ड ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ई नंबर सबसे फेमस है, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स चार्ज टू PL अकाउंट। ऐसा है तो बताइए, वो रहेगा ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कोई भी कंपनी का ऑडिट करना जीवन में, कभी भी अगर ढंग से ऑडिट करोगे पक्का कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे कि ये पर्सनल एक्सपेंस था कंपनी के ओनर का जिसने वो अपने PL में डलवा दिया, होना ही है। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। डायरेक्टर के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, डायरेक्टर ने वो मोटका वाला फ़ोन आता है ना, उसका जो 1.5-2 लाख का फ़ोन आता है ना, वो सब वो उसके पास है, वो कंपनी के बुक्स में दिखा रहा है और डिप्रिसिएशन भी ले रहा है। फ़ोन इज़ नॉर्मली पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, तो आप 50% लो 50% नहीं लो, पर वो 100% ले रहे होंगे पूरा।
ये पकड़ में आना ही आना है। फ़ोन और गाड़ी ये दो तो मिलना ही मिलना है, फ़ोन और गाड़ी, ये तो पीएल में डेबिट होगा। इनकम टैक्स वाले जब भी स्क्रूटनी करते हैं ना, वो सबसे पहले यही चेक करेंगे कि कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेंस तो तुमने पक्का अपने डाल रखा होगा फाइल में। पीजीपीपी में आपको तो मालूम है सेक्शन 37 का 1 डिसअलाउड है ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, वो होना ही है। गाड़ी फ़ोन तुम लिख लो, तुम कोई भी कंपनी में जाना, गाड़ी जो है, गाड़ी कोई आदमी ऐसे रख सकता है कि 2 गाड़ी है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली, कहाँ से हो सकता है, वो तो मिक्सचर ही होगा, थोड़ा ऑफिस थोड़ा पर्सनल। महंगा सर से ना वो सब। फ़ोन तुम थोड़ा 2 जेब में रखोगे यार, एक ऑफिशियल एक पर्सनल, ऐसा कोई थोड़ा कर पाता है, तो वहाँ पे फंसेगा ही फंसेगा, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टर जो होता होगा रोज़ बाहर गीटने जाता है, खाना खाने जाता है, हर खाने का पैसा कंपनी में डलवा रहा है, ये गलत है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट वर्ड का एक्चुअली मतलब होता है ऊपर की मलाई, कि मतलब व्हाट आई एम गेटिंग ऑलरेडी ओवर एंड अबव दैट, उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। तो जितने भी फ्रिंज बेनिफिट है ना, पकड़ेगा इनकम टैक्स वाला, और तुम पकड़ना, तुम भी तो सीए हो ना, तुम्हें यहाँ रिपोर्ट करना है। फिर लास्ट नंबर के एलवीएस सीपीए ए से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसमें 2 केस है, फॉर कैश नॉट फॉर कैश। अगर फॉर कैश है तो चेक करो पैसा है कि नहीं, नॉट फॉर कैश है तो चेक करो वेदर द पोजीशन स्टेटेड इन द बुक्स इज करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग। 143 का 2, मुझे अपने ऑडिट ओपिनियन में, ऑडिट रिपोर्ट में 4 बातों पे कमेंट करना है। शेड्यूल 3 एएसएसए, बाप ऑफ दीपिका कारो। ठीक है, अब आ गया डिटेल में सर 143 का 3, बाप ऑफ, बाप रे, इस पे आओ। ठीक है, बात करें बाप बी से। ब्रांच, अगर कंपनी ने ब्रांच ऑडिट दूसरे सीए से कराया है तो क्या उनकी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मुझे मिल गई है, एंड हैव आई कंसिडर्ड इट व्हाइल मेकिंग माय ओन ऑडिट रिपोर्ट, इस पर मुझे कमेंट करना है। ए से अग्रीमेंट मतलब मैचिंग, टैली कर रहा है कि नहीं, क्या मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच करा लिया, वो मैच कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि नहीं। फिर ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं। फिर बाप का पी, पी जो एक्चुअली यहाँ वाला है ना, वो 10 नंबर पॉइंट है, कितना नंबर, और उसके खुद के अंदर 7 पॉइंट है, वो 7 में से एक हट गया तो बचा कितना, 6। तो वो 6 पॉइंट को याद करने के लिए मैंने क्या लिखा है, पीपी फिदा। पी से जितने भी पेंडिंग लीगल केसेस है कंपनी ने उसको अकाउंट किया है ना, AS 29 जानते हो ना, AS 29 अगर पेंडिंग लिटिगेशन कंपनी में है, या तो प्रोविजन बनेगा या कंटिजेंट लायबिलिटी। फिर पी से प्रोविजन फॉर फोरसीएबल मटेरियल लॉसेस ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन की, इसमें मालूम है कि लॉस ही होगा, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, AS 7 ना, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट या बड़ वो, अरे वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मालूम है कि हमें लॉस ही होगा, पर आपने ले लिया तो आपको तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, उनमें अगर लॉस होने वाला ही है तो वो लॉस का प्रोविजन पहले से बना लो। एफ से फंड, विच फंड, अगर हमारे पास कोई उड़ा में डिविडेंड पड़ा हुआ है 7 साल से तो वो जाएगा कहाँ, IPF बता दो यहाँ पे। PPF हो गया इदा, आई से इनडायरेक्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। फिर डी से डिविडेंड अगर पे हुआ है, डिक्लेयर हुआ है तो सेक्शन 123 का लीगल कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। ए, अगर कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अकाउंट्स बनाती है तो क्या उसके अंदर ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉ का फीचर है कि नहीं। दीपिका, none of the directors of the company are disqualified under section 164 का 2। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर एनेक्शर वो मैंने दे दिया है। पी से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 128। फिर आई से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्यू से अगर मैंने QOAO दिया है तो उसका रेफरेंस, और लास्ट में ए से एनी एडवर्स कमेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मतलब गोइंग कंसर्न खतरे में। 143 का 3 वही बाप ऑफ दीपिका है, ऑर्डर उल्टा पुल्टा होगा। ये देख लो, इनडायरेक्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। पहला केस क्या है, ई का 1, कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी को लोन इन्वेस्टमेंट दिया है ताकि वो किसी अल्टीमेट
बेनिफिशियरी को दे दे। उल्टा वाला, फंडिंग पार्टी ने कंपनी को दिया है कि कंपनी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दे दे। यहां तक ठीक है। बाप ऑफ दीपिका के अलावा 11वां मैटर क्या है, मुझे चेक करना है कि कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो रेमुनरेशन दिया है नोन एज मैनेजरियल रेमुनरेशन, इट इज एज पर द लिमिट्स गिवन इन सेक्शन नंबर 197 रेड विद शेड्यूल 5। नंबर याद करो। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। इंटरनल कंट्रोल वाला जो एनेक्शर है कौन से कंपनीज में लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 तो लल्लू है, ओपीसी स्मॉल कंपनी। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी दैट सेटिस्फाइज ट्विन कंडीशंस, लेस देन 50 करोड़ एंड लेस देन 25 करोड़। टर्नओवर लेस देन इक्वल टू नहीं है, एंड बोरोइंग्स बीच में क्या है, एंड। ठीक है। कोई भी सवाल का जवाब अगर नेगेटिव में है तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे। फिर एक काम करो, 143 का 5, 6 के लिए मैंने डायग्राम बनाया होगा, बोलता है लास्ट पेज ऑफ इसी किताब में। बुक को उल्टा करो, देखो होगा। मैंने यहाँ पे बनाया है ना, यही डायग्राम होगा तुम्हारे पास। ये देखो डायग्राम दिख रहा है, हाँ है ना। सीएजी ने सेक्शन 139 के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया और उसको क्या दिया, डायरेक्शंस। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बना के सीओजी को दी और साथ में 3 एनेक्शर दिए, जिसमें से थर्ड एनेक्शर यही तो डायरेक्शंस के ऊपर ही तो है, डाई। सीएजी फिर 60 दिन के अंदर क्या करेगा सर, 2 काम करेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट्स बाय सीएजी। सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट्स बाय सीएजी। सेक्शन 143 का 7 में अगर उसको शक है कोई चीज पे तो वो टेस्ट ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। एनुअल रिपोर्ट जो शोल्डर्स के पास जाएगी उसमें ऑडिट रिपोर्ट प्लस 3 एनेक्शर भी रहेगा। ये रहा सर ऑडिट रिपोर्ट, आईएफसी एनेक्शर, कारो एनेक्शर एंड द थर्ड एनेक्शर क्या, डाई, डायरेक्शन, एक्शन, इंपैक्ट और कमेंट बाय सीएजी भी। ये रहा सर 5, 6, 7। मैंने सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट में डिफरेंस जो डाला है वो रेफरेंस के लिए खाली, एग्जाम में आएगा नहीं। 143 का 8 क्या है, ब्रांच ऑडिट। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक छोटा सा ब्रांच है तमिलनाडु में जिसका टर्नओवर मात्र 1.99 1,99,000 रुपीज़ है। फ्लड की वजह से वहाँ पे ऑडिट हुआ ही नहीं, पर इस बारे में आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नहीं बोला। गलत किया कि हाँ गलत किया, बिकॉज टेक्निकली एवरी ब्रांच मस्ट बी ऑडिटेड आइदर बाई पा और बाई बा, एंड इफ इट इज अ फॉरेन ब्रांच देन बाई पा और बाई फॉरेन बा होना ही चाहिए। तो नहीं हुआ तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में ओएमपी पैराग्राफ डाल के बताना चाहिए था। It is your duty to follow auditing standards notified by central government in consultation with ICI and NAFRA। कारो का डिटेल पढ़ाई ऑडिट सब्जेक्ट में आता है, लॉ सब्जेक्ट में खाली नाम आता है। बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स का ये चुल रहता है कि सर वो कारो भी तो नाम लिखा हुआ पढ़ा दो। अरे इसमें तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, नाम खाली नाम लिख देने से थोड़ा वो सिलेबस में हो जाता है। ठीक है, सिलेबस में होगा तब तो अपने पढ़ेंगे, नाम लिखने से नहीं होता। कारो अपने सिलेबस में ऑडिट सब्जेक्ट में आता है, लॉ में नहीं आता। ठीक है। फिर 143 का 12 क्या होता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। द फ्रॉड मस्ट बी अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड द फ्रॉड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 CR। तब आप किसको बताओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्म नंबर 84। ठीक है। एग्रीगेट फ्रॉड्स 1 करोड़ या इंडिविजुअल फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़। इंडिविजुअल फ्रॉड अमाउंट वो फ्रॉड जो मुझे पता चला, वो फ्रॉड जो दूसरों को पता चला, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट और उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे यहां बताने की जरूरत। Those frauds which I have discovered वो मुझे बताना है। इसका डायग्राम, जैसे मुझे फ्रॉड पता चलेगा मैं 2 दिन के अंदर किसको बताऊंगा, TCWG, दोस्त चार्ज विद मतलब ACBOD। फिर वो लोग 45 दिन के अंदर एक्शन लेके मेरे को रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई आते ही 15 दिन में मैं जमा कर दूंगा। रिप्लाई नहीं आया तो 45 डे के लास्ट में जमा कर दूंगा ADD4। ठीक है। एग्जाम स्टेप्स शॉर्ट में लिखा हुआ भी है, ओके यहाँ देख लो, टाइमलाइंस तो बताया वही है। अच्छा, मैं अपनी ये चिट्ठी किसको दूंगा, सेक्रेटरी MCA न्यू दिल्ली, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर स्पीड पोस्ट से दूंगा, प्लस ईमेल भी दूंगा साथ में। ठीक है।
वो मेरे रिलेटेड पे बन के जाएगा, उसका जो कंटेंट्स है वो कहाँ से मिलेगा, फॉर्म नंबर ADT 4 से। ओके मैं अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तब मैं BOD को बताऊंगा और BOD अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताएगा, तब CG को हम लोग फॉर्म जमा नहीं करेंगे। मैं BOD को क्या बताऊंगा, NAP, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, और वो लोग क्या बताएंगे अपने बोर्ड रिपोर्ट में, NAPper R से रेमेडियल एक्शन टेकन। अगर मैं फ्रॉड रिपोर्टिंग कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मेरा क्लाइंट मेरे खिलाफ ICAI में जाके कॉन्फिडेंशियलिटी का केस नहीं करता, बिकॉज ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, मुझे बताना पड़ेगा, मैं कोई चुगली नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारे 2 अदर कोर्सेज पे भी है, CS और पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, लिस्टेड कंपनी केस में, नॉर्मल कंपनी में। क्या नाम, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट हम करेगा कि CMA करेगा, CMA करेगा, CMA इन प्रैक्टिस। कॉस्ट ऑडिट नॉर्मल अकाउंट्स का होता है कि कॉस्ट अकाउंट्स का, कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होता है। कैसे होता है, प्रोडक्ट वाइज होता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बनाती है तो 10 प्रोडक्ट का कॉस्ट अकाउंट्स अलग अलग होगा। अब इसमें से किसी, मतलब मान लो कि 10 प्रोडक्ट है तो 10 कॉस्ट अकाउंट्स है, तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑडिट में कवर्ड है केवल उन्हीं के कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट होगा, सारे कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टेबल A टेबल B ये सब पता होना चाहिए। भारत सरकार ने 39 इंडस्ट्रीज नोटिफाई कर रखी हैं। कितनी इंडस्ट्रीज नोटिफाई कर रखी है, 39। वो 39 2 कैटेगरी में, टेबल A टेबल B। टेबल A कंटेन्स 6 इंडस्ट्रीज जिनको हम कहते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स। वो 6 इंडस्ट्रीज कौन सा देख लो, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल, अल्कोहल। ये टेबल A वाली इंडस्ट्रीज है 6। और फिर इसके अलावा 33 इंडस्ट्रीज और है जो टेबल B में जाता है। उसमें बहुत सारा नाम है, 2-4 नाम मैंने लिखा है, पेपर, मिल्क पाउडर, आयरन एंड स्टील, मिलिट्री टैंक, ये सब। ठीक है, कुछ ऐसे भी देखो सर, भारत सरकार ने तो टोटल 39 इंडस्ट्रीज बोल रखे हैं, लेकिन धंधे तो और भी हैं, वो कवर्ड नहीं है। जैसे सिगरेट और कॉस्मेटिक, ये 2 बिजनेस है ही नहीं 39 के अंदर, तो इनका प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, ओके। ये है मास्टर चार्ट जो हमको पता होना। अच्छा, इसके पहले ना ये देख लो जरा, ठीक है। हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर, BOD by passing BR and BM within 180 days of the commencement of the financial year or 30 days of the board meeting. CRA 1 for appointment, CRA 2 for appointment shall be filed. यहां पे रूल्स होते हैं, लास्ट पेज है। रूल्स का नाम क्या है, CRA, कॉस्ट, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसके अंदर 4 फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, CRA 1, 2, 3, 4। कॉस्ट ऑडिट में ना जब तुम रिवाइज करो तो जो मेरा लिखा हुआ नोट से शुरू का ना वही सबसे पावरफुल है, वो हो गया ना तो सेक्शन के अंदर कुछ नहीं है। फिर सेक्शन फिर सूखा सूखा है। मेन मेरा बताया हुआ जो नोट्स है वो पावरफुल है। कॉस्ट ऑडिट CMA करता है और उसके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज CRA रूल्स। ठीक है, CRA का फुल फॉर्म, ठीक है। CRA 1 मेरे काम का नहीं है, इट बेसिकली प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, तो ये फाइल नहीं होता कहीं भी। मेरे काम का CRA 2, जैसे आप एक कंपनी में नॉर्मल CA को ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो ADT 1 जमा करते हो, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो CRA 2 जमा करोगे। कॉस्ट ऑडिटर की जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो होता है CRA 3, और उसने अगर अपनी रिपोर्ट में उल्टा सुल्टा कुछ बोला तो उसके ऊपर BOD को अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है इन CRA 4। ठीक है, CRA 2, ये फॉर्म CRA 2 कब जमा होना चाहिए, इट शुड बी फाइल्ड विद इन सिंस कॉस्ट ऑडिटर का ना शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर्स को केवल एनुअल रिपोर्ट में कॉस्ट ऑडिटर का नाम बताया जाता है और कुछ नहीं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल,
ये सिर्फ कंपनी के पास जमा होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होती है। ये वेबसाइट पे नहीं चढ़ती, शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाती। यहाँ शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना है ही नहीं, जो लेना देना है सिर्फ बीओडी। तो बीओडी बीआर एंड बीएम पास करके इनको अपॉइंट करता है। CRA2 कब तक जमा करना है? विदिन 30 days ऑफ पासिंग BR एंड BM और विदिन 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है। अगर कॉस्ट ऑडिटर के पोजीशन में कोई कैजुअल वैकेंसी आएगा तो उसको भरेगा भी कौन? शेयर होल्डर का तो कोई लेना ना देना। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और सबमिट कर देगा विदिन 180 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। विदिन ये अपनी कॉस्ट, ठीक है ना, ये अपनी कॉस्ट रिपोर्ट किसको देगा? कंपनी एंड CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसने अगर अपने रिपोर्ट में कुछ भी उल्टा सुल्टा बताया तो उसके ऊपर CRA4 देंगे वो लोग। ठीक है। इसको समझने के लिए है ना, ताको क्या लिखा है, पढ़ो। कॉस्ट, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या? फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, वहां से 180 दिन के अंदर ही बोर्ड मीटिंग कर लीजिए और CRA2 ROC के पास जमा कर दीजिए। CRA2 जमा करने का टाइम लिमिट क्या है? विद इन अर्लियर ऑफ 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 30 days ऑफ द BR एंड BM। ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा? विद इन, किसको दे देगा? अगर उसके रिपोर्ट में कुछ भी उल्टा सुल्टा रिमार्क है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन BOD को देना है तो 30 days के अंदर वो CG के पास क्या जमा करेगा? BOD CRA4। ये हो गया। ठीक है। ये इंडस्ट्रीज क्लियर है। अब ये वाला मास्टर चार्ट है, ये अच्छे से याद होना चाहिए अपने को। ठीक है। देखो सर, कॉस्ट अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स अलग चीज है, कॉस्ट ऑडिट एक अलग चीज है। इधर कॉस्ट अकाउंट्स, ओके। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट्स? सर, द कंपनीज विच सेटिस्फाई ट्विन कंडीशंस। नंबर 1, दे बिलोंग टू द 39 इंडस्ट्रीज एंड नंबर 2, OTO, ओवरऑल टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 CR। दो वर्ड्स है जो अपने को याद होने चाहिए। OTO का मतलब मैं अगर 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरे 10 प्रोडक्ट का जोड़ के जो टर्नओवर है वो OTO। CTO मतलब कवर्ड टर्नओवर। मान लो मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसमें से 2 प्रोडक्ट टेबल ए वाले हैं, 4 प्रोडक्ट टेबल बी वाले हैं और 4 ऐसे हैं जिनका कहीं कोई 39 में नाम ही नहीं है। तो जो 6 प्रोडक्ट्स हैं टेबल ए टेबल बी वाले जोड़ के, इनका जो कंबाइंड टर्नओवर है उसको बोलते हैं CTO, कवर्ड टर्नओवर। बड़ा फिगर कौन सा होगा, OTO की CTO? सर, CTO 6 प्रोडक्ट का, OTO 10 का है, तो OTO बड़ा होगा। तो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको CTO देखना है कि OTO देखना है? अच्छा, टेबल ए वाले जो 6 प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो हम बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑडिट तब होगा जब ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। OTO ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड CTO ग्रेटर देन इक्वल टू 25। और टेबल ए और टेबल बी दोनों का कब होगा? जब OTO ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड CTO ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है। इसके ऊपर हमने बकायदा सम्स वगैरह भी किए थे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब वही CMA हु इज इन प्रैक्टिस। नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी। भारत सरकार बताएगी कि कौन सी इंडस्ट्रीज पे अप्लाई करेगा, वो तो बता दिया ना, 39 इंडस्ट्री, टर्नओवर की लिमिट्स वगैरह हैं। मैंने बोला था ये ना पढ़ के मैंने जो वो डायग्राम और सम्स कराए वो करना। ये MCQ आया हुआ एग्जाम में। 3 केसेस ऐसे हैं जहां कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन है। ठीक है। नंबर 1, हमारा क्लाइंट एक्सपोर्ट्स करता है और उसका 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, 25% डोमेस्टिक सेल, 75% या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट से आता है, एग्जेम्प्ट। हमारा क्लाइंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, एग्जेम्प्ट। हमारा क्लाइंट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। तो ये 3 केसेस में कॉस्ट ऑडिट से वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर पढ़ लिए, क्लियर है? क्या ना मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी अपॉइंटेड? द आंसर इज नो, ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म्स। इन लोग के ऊपर भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, जो इनको फॉलो करने हैं। कॉस्ट ऑडिट इज सेपरेट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिटर का भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वही सब होता है, खाली एलिजिबिलिटी CA के बदले CM में होता है। ओके, ये सारा फॉर्म बता चुके हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, जो भी लेना है वो आपसे और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है एक्शन लेने के पहले। पेनल्टी, कॉस्ट ऑडिटर्स पे भी सेम पेनल्टी है, सेक्शन नंबर 147। खत्म।
ठीक है, थैंक यू।